Once again, a very good morning to all of you. Let's begin the class with our today's topic, that is principle of unity of command. Once again, it is a very simple principle. As mentioned earlier, it is also related with our personal lives. यहाँ command का मतलब है instruction. कोई भी काम करने का instruction जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे command है, right? अब इस प्रिंसिपल में कहा गया है, हेनरी फ्योल ने कहा है, एक टाइम पे एक वर्कर को एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। एक टाइम पे एक वर्कर को एक ही काम करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए। अगर एट अ मूवमेंट उसे ज्यादा बॉसेस से इंस्ट्रक्शन मिलने लगे तो इन सच केस द वर्कर विल गेट कंफ्यूज्ड एंड वर्कर विल ऑल्सो गेट चांसेस ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। समझिए कैसे। सपोज आप मार्केट जा रहे थे, राइट? अच्छा, मार्केट का एग्जांपल नहीं लेते हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेट करते हैं, इट विल बी मोर इजी। सपोज आज थर्सडे है, मैं क्लास में आई, मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ एंड आई हैव गिवन यू इंस्ट्रक्शन दैट टुमारो आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर। मेरे जस्ट बाद जितेश सर आपकी क्लास में आए, सर ने भी आज ही चैप्टर कंप्लीट करवा लिया बाय लक, और सर ने भी आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया दैट टुमारो यू आर सपोज टू गिव द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आधे से ज्यादा बच्चे उसी मूवमेंट पे कहेंगे कि कल तो हमारा बिजनेस का टेस्ट है, तो हम प्रिपरेशन दो सब्जेक्ट की एक साथ नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि एक दिन में एक ही टेस्ट हो। जब भी ऐसा होता है कि एक दिन में दो टीचर टेस्ट रख देते हैं, हम डिमांड करते हैं कि नहीं, हम एक साथ दोनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। और अगर फिर भी टीचर टेस्ट ले लेता है, अब क्या होता है? अब नेक्स्ट डे सबसे पहले तो जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो तो हो सकता है थोड़ी सी उनके दिमाग में खिचड़ी बन जाए, जो आज ही दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। साथ के साथ अगर कोई चैप्टर लर्न करता जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपने आज ही इंस्ट्रक्शन मिला और आज ही सोचा मैं लर्न कर लूं, तो अकाउंट्स की भी प्रिपरेशन करी, बिजनेस की भी प्रिपरेशन करी, नेक्स्ट डे जब आप टेस्ट देने बैठे तो खिचड़ी बन गई है। कुछ आपने बिजनेस में अकाउंटेंसी का कंटेंट डाल दिया, अकाउंटेंसी में बिजनेस का कंटेंट डाल दिया, राइट? सेकेंड थिंग, आधे बच्चे ऐसे होंगे जो एक्सक्यूजेस देंगे। जितेश सर को बोलेंगे वी वर बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर बिजनेस स्टडीज, और मुझे बोलेंगे मैम वी वर प्रिपेयरिंग फॉर अकाउंटेंसी, क्योंकि हमारा तो आज अकाउंटेंसी का भी टेस्ट था। और एक्चुअल में क्या किया होगा उन्होंने? मस्ती की होगी कि दोनों टीचर को अलग अलग एक्सक्यूज दे देंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 ये होगी कि बाय चांस आप अकाउंट्स प्रिपेयर करके आ जाते हैं और अकाउंट्स में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं और आप मुझे बोलते हो मैम हम तो अकाउंट्स की तैयारी कर रहे थे, तो मेरे माइंड में थोड़ा सा एक नेगेटिव डाइवर्जन आएगा। या फिर हम कह सकते हैं जिस टीचर की आपने प्रिपरेशन कर ली, जैसे यहाँ पे जितेश सर, राइट, तो उनके माइंड में एक पॉजिटिव सा ईगो क्लैश आ सकता है, बच्चे मेरे सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, राइट? हालांकि आपके दोनों टीचर्स के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, ना तो एक साथ दो टेस्ट होंगे और ना ही ऐसा कोई ईगो क्लैश होगा। बट हियर वी आर टेकिंग ओनली इट एज एन एग्जांपल कि अगर आपने एक सुपीरियर का काम कर दिया और दूसरे का नहीं किया तो दूसरा आपसे थोड़ा सा नाराज हो जाएगा और जिसका काम कर दिया उस सुपीरियर के माइंड में एक ईगो क्लैश डेवलप हो जाएगा दैट यस वर्कर्स आर ट्रीटिंग मी एज मोर सुपीरियर, राइट? तो ध्यान से अब इस प्रिंसिपल को सुनिए और जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसको सुनिए। एग्जाम्पल में मैंने ये बोला एक दिन में एक ही टीचर आपको टेस्ट दे, ताकि क्या हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अपना काम प्रॉपर वे में कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मोर देन वन टीचर से आपको टेस्ट मिलेंगे तो क्या होगा? 3 प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम नंबर 1, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि किसकी बात पहले माननी है। प्रॉब्लम नंबर 2, आप एक्सक्यूजेस देना शुरू कर सकते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 3, सुपीरियर के माइंड में ईगो क्लैश आ सकता है। जिस सुपीरियर का बात मान ली गई है, जिसका काम कर दिया गया है, उसके माइंड में ईगो क्लैश आ सकता है, राइट? अब इसको देखिए आपकी बुक की लैंग्वेज में। According to this principle, an employee should receive orders from one boss superior. एक टाइम पे एक ही बॉस से या सुपीरियर से मिलना चाहिए। And should be accountable to one superior only. उसको एक ही सुपीरियर को आंसर्स वो दे, right? Because
If he is receiving order from more than one boss, then he will get confused. सबसे बड़ी problem क्या होगी? He will get confused and will not be able to understand that whose orders must be executed first. वो समझ नहीं पाएगा कि किसके order को execute करना है. एक example दिया हुआ है. If employee of production department is asked to go slow in production to maintain quality standard by production in charge, एम्प्लॉय को प्रोडक्शन इंचार्ज ने क्या कहा कि धीरे प्रोडक्शन करो ताकि क्वालिटी मेंटेन होके रखे. एंड सेल्स इंचार्ज इंस्ट्रक्ट्स द एम्प्लॉय टू फास्टन द प्रोडक्शन टू मीट द पेंडिंग ऑर्डर. वही सेल्स इंचार्ज आके कह देता है भैया जल्दी जल्दी ऑर्डर कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करो. तो ऐसे सिचुएशन में वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए धीरे प्रोडक्शन करना है या सेल्स को बढ़ाने के लिए जल्दी प्रोडक्शन करना है. तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हम आगे पढ़ेंगे. एफडब्ल्यू टेलर ने एक टेक्निक दी है टाइम स्टडी की कि हम ना तो जल्दी के लिए किसी वर्कर को कहेंगे और ना ही धीरे के लिए. हम तो क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देंगे और सभी वर्कर को उतने टाइम में काम करना होगा. देखिए इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है. अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होगा तो वर्कर्स के माइंड में कंफ्यूजन नहीं आएगा, बॉस के माइंड में ईगो क्लैशेस नहीं आएंगे और काम की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी. वर्कर को एक ही बॉस ने काम दिया है तो वो टाइम पे काम कर पाएगा. राइट. अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा? नंबर 1, वर्कर के माइंड में कंफ्यूजन आएगा. नंबर 2, वर्कर एक्सक्यूजेस देगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटेगा. जैसे आपको बताया ना, जितेश सर को बोलेंगे पायल मैम का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, पायल मैम को बोलेंगे जितेश सर का पढ़ रहे थे. राइट. और अगर आप सर का पढ़ के आ गए, मेरा नहीं पढ़ के आए, तो मे भी कुछ ईगो क्लैशेस हो जाए मेरे और सर के बीच में. नंबर 4 क्या कह रहे हैं? डिसिप्लिन मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि वर्कर्स ऑर्डर्स को डिसओबे करने लगेंगे. That's why principle of unity of command ने कहा at a moment worker should receive instructions only from one boss. आगे देखिए, ये एक बता रखा है मैनर कि अगर एक ही बॉस ऑर्डर्स दे रहा है, दिस इज द राइट वे. अगर इस वर्कर को इन सभी ने ऑर्डर्स दे दिए तो वर्कर क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा काम कैसे करना है. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और डिपार्टमेंटल हेड बनाए जाते हैं. जनरली ऐसा कहा जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्कर है तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड ही इंस्ट्रक्शन देगा. इससे क्या होगा, जब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड बन गया तो उसके अंदर की टीम को वही सारे इंस्ट्रक्शन देगा ताकि ये प्रॉब्लम ना आए. राइट. आगे देखिए, केस स्टडी गिवन है. विजय work as a plant superintendent in a shoe manufacturing company. Due to increase in demand, the sales manager insisted the workers to go faster the production. To faster the production, the production manager asked the workers to work overtime instead of increasing the speed to maintain the quality. वापस वही बात हो गई है. Whereas finance manager is strictly against this practice of overtime. तीन चीजें हो गई है यहाँ पे. प्लांट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि क्या कीजिए, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कीजिए. वेट, विजय वर्क कर रहा है प्लांट सुपरिटेंडेंट में. उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि सेल्स मैनेजर वर्कर को कह रहा है टू इंक्रीज द स्पीड, जबकि प्रोडक्शन मैनेजर उसके मना कर रहा है स्पीड मत बढ़ाइए, ओवर टाइम आ जाइए. यही फाइनेंस मैनेजर क्या कह रहा है कि नहीं, ओवर टाइम नहीं बुलाना है क्योंकि ओवर टाइम बुलाने से वेजेस भी ज्यादा देनी पड़ेगी. तो ऐसे में आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो रहा. क्यों? एक मैनेजर अलग बात कर रहा है, दूसरा अलग बात कर रहा है, तीसरा और ही अलग बात कर रहा है. तो ऐसे में वर्कर को समझ ही नहीं आएगा. अब उसको स्पीड भी नहीं बढ़ानी, फाइनेंस मैनेजर कह रहा है ओवर टाइम भी नहीं आना, पर सेल्स मैनेजर कह रहा है ज्यादा भी प्रोडक्शन करना है क्योंकि ऑर्डर्स मीट करने हैं. तो वो करेगा क्या, ये उसको समझ नहीं आएगा. राइट. आगे देखिए, फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देखिए जरा क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल कह रहा है वन यूनिट मींस वन प्लान. यानी
एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान होना चाहिए और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस प्लान की तरफ मूव करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अंदर भी छोटी छोटी यूनिट्स बना सकते हो और उन छोटी छोटी यूनिट्स में भी एक कॉमन यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। जिससे डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं, तो ये वही बात है, डिपार्टमेंट का एक कॉमन प्लान होना चाहिए और उस डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज उसी प्लान की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, according to this principle, one unit means one plan. You have to highlight this thing. One unit means one plan. That is, the efforts of all the members and employees of organization must be directed towards one direction, that is achievement of common goal. पहले ये पूरी organization के बारे में आपको बता रहे हैं कि पूरी organization के सभी employees क्योंकि टीम का हिस्सा है, तो उन सभी के एफर्ट्स एक कॉमन डायरेक्शन में होनी चाहिए। कौन सी डायरेक्शन? कॉमन गोल का अचीवमेंट। इफ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। अगर हमने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो कोऑर्डिनेशन आएगा। ईच डिपार्टमेंट एंड ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। हर ग्रुप या फिर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो डिपार्टमेंट बनते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स का एक कॉमन गोल होना चाहिए और उनका एक कॉमन लीडर भी होना चाहिए। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट का एक गोल होगा कि इस मंथ हमें 100 यूनिट्स परचेज करनी है, राइट। अब इसका एक लीडर होगा, परचेज डिपार्टमेंट हेड, जो अपने सारे वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेगा दैट यू हैव टू परचेज 100 यूनिट्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनका एक कॉमन गोल हो सकता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनका एक कॉमन गोल हो सकता है। तो इसी तरीके से अब वो हेड एक ही प्लान लेके चलेगा और उस टीम के सारे लोग एक ही प्लान को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। If an organization is producing different lines of products, cosmetic, medicines, confectionery items, each product has its own market and its own business environment. Each division must plan its target and every employee of this division must put his efforts towards the achievement of plan of their division. Under the direction of one head only, on no account should the working of different departments overlap. क्या कह रहे हैं ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है, सपोज एक ही कॉमन ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्मेटिक्स भी बन रहे हैं, मशीन्स भी बन रही है, कन्फेक्शनरी आइटम्स भी बन रहे हैं, और हर प्रोडक्ट का अपना खुद का एक मार्केट है, ठीक है, अपना खुद का एक बिजनेस है। ऐसे में हर डिवीजन को अपना टारगेट जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का एक कॉमन गोल रहेगा कि इस साल हमें इतनी सेल्स बढ़ानी है, अब उसका सारा एम्प्लॉय उसी पे फोकस करेगा। कन्फेक्शनरी आइटम है, उनका अलग टारगेट रहेगा, सारे एम्प्लॉय उसी टारगेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और किसी भी कंडीशन में इन डिपार्टमेंट्स का वर्क ओवरलैप नहीं करना चाहिए, यानी एक दूसरे के ओवरलैपिंग में नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा अगर फॉलो करेंगे तो? ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा और सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स जो हैं वो एक ही कॉमन डायरेक्शन में यूनिफाइड हो जाएंगे, राइट। और आगे देखिए, नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा किसी भी वर्कर में, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एफर्ट्स और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि वर्कर सब अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो टारगेट अचीव नहीं होगा। नेक्स्ट, गोल अचीव करने में डिफिकल्टी आएगी। Now you have to go with this difference between principle of unity of command and principle of unity of direction. Unity of command तो कह रहा है एक टाइम पे एक ही बॉस ऑर्डर देगा, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कह रहा है एक यूनिट का एक ही प्लान होगा। तो सबसे पहला फोकस क्या है प्रिंसिपल का, राइट? तो यूनिटी ऑफ कमांड का फोकस है दैट वर्कर्स विल रिसीव इंस्ट्रक्शंस ओनली फ्रॉम वन बॉस, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का दैट one unit will follow only one plan. फिर देखिए मेन पर्पस, यूनिटी ऑफ कमांड का पर्पस है to avoid confusions and to fix up responsibility on one employee. कंफ्यूजन ना हो और वर्कर को एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिले ताकि उसके उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, राइट। और द पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक ही कॉमन डायरेक्शन में लेके जाना ताकि मेन ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। फिर
यूनिटी ऑफ कमांड किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयज की फंक्शनिंग से रिलेटेड है, जिसमें उनके माइंड में क्लैरिटी रहे कि उनको क्या काम कैसे करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग से रिलेटेड, जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉमन यूनिट बनाने की कोशिश की जाती है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड का रिजल्ट है सिस्टमैटिक वर्किंग विदाउट कंफ्यूजन एंड क्योर्स, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का रिजल्ट है कोऑर्डिनेशन। अब anyone, if you have any doubt, you can ask me. Up to the 5 principles of management. In case you have any doubt, you can ask. No doubts? All right then. आगे देखिए, एक और प्रिंसिपल हम आज कर लेते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिए, बड़ा प्रिंसिपल है। क्या कहता है? इसको बुक से पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपके लिए जो स्टेप्स लिख रही हूँ वो स्टेप्स ऑब्जर्व कीजिए। पहला सेंटेंस आपको इसमें लिखना है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल होता है। आपको भी पता है हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल होगा, राइट? नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर इंडिविजुअल का भी कुछ गोल होगा। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होगा और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल के भी कुछ पर्सनल गोल्स होंगे, राइट? अब देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल और वर्कर का गोल दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, कॉमन पाथ पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करके ज्यादा अर्न करना चाहे और एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी को बढ़वाना चाहे या ज्यादा सैलरी अर्न करना चाहे, तो ऐसे में दोनों के गोल सेम डायरेक्शन में ही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अर्न करेगी तो डेफिनेटली वर्कर भी ज्यादा अर्न कर पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ेगी। इट मीन्स वर्कर ने प्रोडक्शन ज्यादा किया होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन मीन्स ज्यादा सैलरी मिलेगी उसको, राइट? बट अगर बाय चांस किसी सिचुएशन में इनके गोल्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इनके गोल्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये कुछ और चाह रहा है, ये कुछ और चाह रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में पहली कोशिश की जाएगी इन गोल्स को सेम डायरेक्शन में लाने की, इन दोनों गोल्स में आपस में इंटीग्रेशन बिठाने की। और अगर ये पॉसिबल नहीं होगा कि इनके गोल को कंबाइन किया जाए, तो इंडिविजुअल को बोला जाएगा कि आप अपने गोल को सेक्रीफाइस कर दीजिए, प्रायोरिटी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को दी जाएगी। आई एम रिपीटिंग द पॉइंट फॉर यू, ध्यान से सुनिए, स्टेप सुनिए, और फिर उसके बाद में हम इसको और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। पहली बात, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल होता है और हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल का भी कुछ गोल होता है। If these both goals are in same direction, then there will be no problem in the organization. But by chance both these are in opposite direction, so there is a need to reconcile the goals of both the groups, right? Individual का भी important है, organization का भी important है। तो पहले कोशिश की जाएगी कि इनको आपस में कंबाइन किया जाए। जैसे अगर कोविड-19 की सिचुएशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करना चाहती है और ऐसे में हर इंडिविजुअल यही चाहता है कि हमें पूरी सैलरी मिले, राइट? बट ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाने लग गई है और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एक बार वर्कर्स को 50% या 60% ही पेमेंट किया जाए, तो दोनों के गोल अलग अलग हो गए ना। ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कटिंग डाउन द कॉस्ट और इंडिविजुअल का गोल है रिसीविंग फुल सैलरी। तो ऐसे में पहले ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगी, इंडिविजुअल को समझाएगी कि भाई फॉर फ्यू मंथ्स हम आपको प्रॉपर पेमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पे भी फोकस करना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो पहले तो एम्प्लॉयज को समझाया जाएगा। जो समझ जाएंगे बहुत ही बढ़िया, जो नहीं समझेंगे उनको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अब आप देख लीजिए, हम तो एक इतने टाइम में इतनी ही पेमेंट कर पाएंगे, अगर आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो बी विद अस, वी विल बी हैप्पी टू हैव यू। और इन केस आप नहीं एडजस्ट कर सकते, अगर कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन उस पर सोचेगी भी, हो सकता है पूरा पेमेंट भी कर दे, बट एल्स 90% केसेस में वो उस इंडिविजुअल को कहेगी आप अपने गोल को अभी साइड में रख दीजिए, राइट?
देखिए इसको अब हम बुक से पढ़ते हैं। प्रायोरिटी हमेशा हमें किसको देनी है? प्रायोरिटी देनी है टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंडिविजुअल के गोल को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। देखिए क्या लिखा है। According to this principle, the interest of organization must supersede with the interest of individual or employees. यानी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से ऊपर रहना चाहिए, टॉप पे रहना चाहिए, प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है? In the organization, all the employees are working with some objective and there is always an objective of organization. ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का भी कुछ गोल होता है और हमेशा किसी ना किसी वर्कर का भी कुछ गोल होता है। If the objective of individual are in same direction of organization, then there is no problem. अगर same direction में है तो कोई problem है ही नहीं। But if the objectives of both the groups are in different direction, then managers must try to reconcile individual interest with the organizational goal. अगर दोनों opposite direction में है तो मैनेजर पहले दोनों को reconcile करने की कोशिश करेगा। आगे देखिए। If it is not possible, then individual goal must be sacrificed for achieving organizational goal. अगर ये possible नहीं है ना कि दोनों को combine किया जाए, तो individual के goal को priority नहीं देके organization के goal को priority देनी। Example दिया हुआ है। Manager must take all the decisions in organization by giving priority to organizational interest. Organization के interest को priority देके सारे decision लेगा। The manager can ensure this by his exemplary behavior and not by misusing the authority for personal favors. कि ये वो कब कर सकता है? अपना exemplary behavior implement करके। exemplary behavior यानी जो दूसरों के लिए गाइड के फॉर्म में हो, जिसको देख के दूसरे उसको अपना रोल मॉडल बना सके। ठीक है, ये एक अब ये कीवर्ड है, ये आपको केसेस में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। Before buying raw material, the manager must compare the prices and qualities of all the suppliers and give order to best rather than giving order to his own relative by misusing the power. अगर बाय चांस मैनेजर के किसी रिलेटिव की कोई शॉप है रॉ मटेरियल की, अब मैनेजर सोचता है अपना पर्सनल गेन करने के लिए रिलेटिव की शॉप से खरीद ले, तो ये गलत है। वो अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को इतनी प्रायोरिटी ना दे। अगर सेम रॉ मटेरियल किसी दूसरे सप्लायर से कम रेट में मिल सकता है